नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन में हो सकती है देर, ये है वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अहमदाबाद मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन 5 साल की देरी से चल सकती है। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से बढ़ती लागत और परियोजना को रद्द करने के कारण भूमि अधिग्रहण में देरी हो रही है। इसके अलावा कई जापानी कंपनियां भी रुचि नहीं दिखा रही हैं। ऐसा अनुमान है कि रेलवे अब इस परियोजना को अक्टूबर 2028 तक पूरा कर सकेगा। पहली बुलेट ट्रेन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का काम दिसंबर 2023 में पूरा होना था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इस परियोजना में कई समस्याएं हैं। इस परियोजना में मुंबई के पास समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर लंबी सुरंग सहित 21 किलोमीटर की लाइन को भूमिगत रखा जाना है। वर्ष की शुरुआत में निविदा वापस ले ली गई थी, लेकिन कोई भी जापानी कंपनी निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं थी। इसके अलावा 11 निविदाओं में कंपनियों ने प्रत्याशित की तुलना में 90% अधिक लागत के लिए बोली लगाई। ऐसे में इसे फिलहाल रद्द करना पड़ा। यह भी कहा जा रहा है कि 21 किलोमीटर भूमिगत लाइन बिछाने के लिए कई अग्रिम बोरिंग मशीनों की जरूरत है। ऐसे में इस काम को पूरा करने में कम से कम 60 महीने लगेंगे। इसके अलावा अखबार ने यह भी दावा किया है कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए 430 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, लेकिन अभी तक सरकार को केवल 100 हेक्टेयर जमीन ही उपलब्ध हो पाई है। दूसरी ओर गुजरात में राज्य सरकार के सहयोग के कारण भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि साल के अंत तक इसे 1000 हेक्टेयर भूमि सरकार को मिल जाएगी। NHSRCL के एक प्रवक्ता का कहना है कि अब तक उन्हें 345 किलोमीटर तक जमीन मिल चुकी है। बता दें कि यह पूरी लाइन 508 लंबी है। गो एयर की तरफ से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। गो एयर ने आज से शुरू की 100 नई घरेलू उड़ान, दिल्ली सहित इन शहरों से उड़ेंगे विमान। किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन गो एयर ने शनिवार से शुरू हुए अपने घरेलू नेटवर्क में 100 से अधिक नई उड़ानों को जोड़ा है। इन उड़ानों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, जयपुर, पटना, रांची, गुवाहाटी, चंडीगढ़, श्रीनगर, लेह और जम्मू से नए कनेक्शन शामिल किए गए हैं। गो एयर को उम्मीद है कि 21 सितंबर तक उसकी परिचालन क्षमता कोविड-19 से पूर्व के 45% पर पहुंच जाएगी। वहीं 15 अक्टूबर तक परिचालन क्षमता बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगी। गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशिक खुना ने एक बयान में कहा कि घरेलू विमानन उद्योग की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। कई राज्यों द्वारा यात्रा पर अंकुश हटाए जाने के बाद इसमें और सुधार की उम्मीद है। ये नई उड़ानें हमारे घरेलू नेटवर्क को और मजबूत करेंगी, जिससे हमारे ग्राहकों को अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गो एयर 5 सितंबर से शुरू होने वाली किसी भी उड़ान को रद्द नहीं करेगा, जिससे ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़े। अगर भविष्य में ऐसा होता भी है तो हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक को उनका पैसा रिफंड किया जाए। चीन की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चालाकी, चीन सेना ने फिर की नापाक हरकत, अरुणाचल से किडनैप किए 5 भारतीय युवक। भारत चीन दोनों देशों के बीच लैग पर तनाव जैसे हालात गंभीर है। चीन भारत से शांति की अपील कर रहा है, लेकिन साथ में चालाकी भी कर रहा है, क्योंकि आज फिर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि चीन की सेना ने नापाक हरकत कर अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय युवकों का अपहरण कर लिया है। इस बारे में अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग ईरिंग ने दावा किया है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग ईरिंग ने बताया कि चीनी सेना ने सुबासिरी जिले से 5 लोगों को अगवा किया। साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा, चौंकाने वाली खबर, अरुणाचल प्रदेश के सुबासिरी के 5 लोगों का चीनी सेना द्वारा अपहरण किया गया। पीएलए और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने अपने इस ट्वीट में किडनैप किए गए युवकों के नाम भी लिखे हैं, जो इस प्रकार है: टोटसिंकम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू इबिया, तनु बेकर और नारगुडेरी। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग ईरिंग ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, दिबांग की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि #सीसीप चुनाव ऊपरी सियांग में बाइसिंग जैसी सड़कें बना रहा है। दिम्बेन में अंतिम आईटीबीपी पोस्ट से दिबांग घाटी में मैकमोहन लाइन की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है और इस सड़क के निर्माण में चीनी लोग फायदा उठा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। कोविड वैक्सीन, फाइजर ने अंतिम चरण के मानव परीक्षण के नतीजे अक्टूबर तक आने की जताई उम्मीद। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइबर को उम्मीद है कि उसकी कोविड वैक्सीन के मानव परीक्षण के अंतिम नतीजे अक्टूबर की शुरुआत में आ सकते हैं। गुरुवार को कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बाउला ने दवा उद्योग से जुड़े लोगों के बीच इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के अंतिम चरण के मानव परीक्षण को जुलाई में शुरू किया गया था। इस दौरान 23,000 वॉलंटियर पर वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है।
न्यूयॉर्क की फार्मा कंपनी का कहना है कि अगर डाटा में वैक्सीन के सुरक्षित और प्रभावी होने का पता चला तो जर्मन कंपनी बायोटेक के साथ फौरन मंजूरी के लिए आवेदन करेगी। बाउला ने कहा, हमें परीक्षण के नतीजों की ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर के अंत तक आने की उम्मीद है। उसके बाद ही पता चलेगा कि वैक्सीन काम करती है या नहीं। कोविड वैक्सीन के विकास में फाइजर का मुकाबला एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना और सनोफी से है। फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन में वायरस के जेनेटिक कोड का इस्तेमाल किया गया है, जिसे संदेशवाहक आरएनए या मरना कहा जाता है। ये कोरोना वायरस की पहचान के लिए शरीर को ट्रेनिंग देता है। शरीर में कोरोना वायरस के हमले से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा होती है। इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अपनी मूल कंपनियों को रॉयल्टी का भुगतान कम करे वाहन कंपनियां। गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को भारत में काम कर रही वाहन कंपनियों से अपनी मूल कंपनियों को रॉयल्टी भुगतान कम करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें इस संकट से उबरने में मदद मिलेगी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि देश के वाहन बाजार पर वाहन कंपनियों की अच्छी खासी पकड़ है और वह अपनी मूल कंपनियों को कई करोड़ डॉलर का रॉयल्टी भुगतान करती हैं। रॉयल्टी में कमी उनकी नकदी प्रवाह की समस्या को कम कर सकती है। इससे वाहनों की कीमतें कम करने और घरेलू बिक्री को बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक बयान में गोयल के हवाले से कहा गया है, गोयल ने देश में मौजूद वाहन कंपनियों से उनकी मात्र कंपनियों का रॉयल्टी भुगतान कम करने के लिए कहा। इससे उनकी भारतीय इकाइयों को मौजूदा संकट से आसानी से पार पाने में मदद मिल सकती है। भारत में काम कर रही वाहन कंपनियां को उनकी विदेशी सहयोगी कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ब्रांड या ट्रेडमार्क के उपयोग पर रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है। गोयल ने कहा कि कुछ अन्य देशों के शुल्क और गैर व्यापार बाधाएं खड़ी करने से भारत के वाहन निर्यात को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने कुछ विशेष तरह के आयात शुल्क लगाए हैं। वहीं इंडोनेशिया ने आयात का कोटा तय कर दिया है। उन्होंने कहा, हम इन मुद्दों का समाधान करने में लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने बेहतर संवाद स्थापित किया है। मैंने इंडोनेशिया के समक्ष भी मुद्दा उठाया है। उद्योगों को बाजार तक निष्पक्ष पहुंच मिलनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। बढ़ सकती है प्रशांत भूषण की मुश्किलें, रद्द हो सकता है वकालत करने का लाइसेंस। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के मामले में वकील प्रशांत भूषण को ₹1 का जुर्माना लगाकर केस से बरी कर दिया था। मान लिया गया था कि अब केस खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस के नतीजे अभी खत्म नहीं हुए हैं। अब प्रशांत भूषण पर नई गाज गिर सकती है। दरअसल अब प्रशांत भूषण का वकालत लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। प्रशांत भूषण के लिए सुनाए गए फैसले के पैराग्राफ 89 में ये कहा गया है कि एक आपराधिक मामले में दोषी माने जाने के बाद अगर काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) अगर चाहे वह वकालत नामांकन को निलंबित कर सकती है। बताते चले कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24A के अनुसार उस व्यक्ति को संबंधित राज्य के बार काउंसिल के रोल पर एक वकील के तौर पर भर्ती नहीं किया जा सकता अगर वो नैतिक अपराध से जुड़ा दोषी है। वहीं धारा 35 कहती है कि अगर कोई वकील पेशेवर या किसी कदाचार में दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस सीमित अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है या पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक प्रशांत भूषण को कोई बयान नहीं आया है। सीमा विवाद को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। एक्शन मोड में भारतीय जवान होवित्ज़र तोप के साथ जंगी जहाज भी किए तैनात। WND पेंगोंग झील के उत्तरी किनारा समेत 70 किलोमीटर के इलाके में चीन और भारत की सेना अब भी एक दूसरे के सामने खड़ी है। भारतीय जाबांजों ने इलाके की तमाम चोटियों पर कब्जा जमा लिया है। भारतीय सैनिकों के आक्रामक तेवर देख चीन की घिघी बंद गई है। अपनी हार को तय देख अब चीन भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है और जंग टालने की फरियाद कर रहा है। पहले गलवान घाटी और फिर पेंगोंग में धोखा देने वाले चीन से भारत भले ही बात कर ले, लेकिन सेना के शूरवीर अब एलएसी से टस से मस नहीं होने वाले, क्योंकि बार बार घुसपैठ की कोशिश कर चीन अपना भरोसा खत्म कर चुका है। यही वजह है एलएसी पर भारत के सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर में सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी मोर्चेबंदी कर ली है। भारी तादाद में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को तैनात कर दिया है। होवित्ज़र तोप के साथ दुश्मन का सर्वनाश करने वाले जंगी जहाजों की भी तैनाती कर दी है। एलएसी पर चीन से बड़ी तनातनी और पहाड़ों की चोटियों पर सैनिकों की तैनाती के बीच थल सेना प्रमुख जनरल एम नरावने ने चुशूल सेक्टर में रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उत्तर दिशा की तरफ अग्रणी चौकियों का भी मुआयना किया। सेना प्रमुख ने वहां डटे जांबाजों की हौसला अफजाई की तो साथ ही ये भी कर दिया कि लद्दाख में हालात नाजुक हैं और भारतीय शूरवीर हर तरह से तैयार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस में चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगहे की बेइज्जती, राजनाथ सिंह को हर मंच पर मिली ज्यादा तवज्जो। रूस में हर मंच पर चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही के मुकाबले राजनाथ सिंह को तवज्जो मिली है। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया, इससे ये तो साफ हो गया कि रूस ने चीन के मुकाबले भारत की दोस्ती को ज्यादा अहमियत दी गई। रूस में हर जगह चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीछे पीछे चलते दिखाई दिए।
जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगहे एक साथ रूस के सैन्य स्मारक पर फूल चढ़ाने पहुंचे, तब रूस के सैन्य अधिकारी राजनाथ को दोनों तरफ से घेरे हुए दिखे। लेकिन चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही को ज्यादा तवज्जो मिलती नहीं दिखी। वेई लगातार अलग थलग दिखाई दिए। वेई के साथ पाकिस्तानी जनरल भी चल रहे थे, लेकिन उन पर भी रूसी अधिकारियों को नजरें इनायत नहीं थी। रूसी सैन्य अधिकारियों का सारा फोकस राजनाथ सिंह पर था। रूस में चीनी रक्षा मंत्री की बेइज्जती। रूस में राजनाथ सिंह का जब भी चीनी रक्षा मंत्री से सामना हुआ, पल्ला भारत का ही भारी रहा। इसका एक सबूत एससीओ की बैठक से पहले एक कार्यक्रम है। मीटिंग से पहले राजनाथ सिंह समेत एससीओ के बाकी सभी रक्षा मंत्री रूसी सेना के सबसे बड़े गिरजाघर में गए। यहाँ पर भी चीन के रक्षा मंत्री की अनदेखी हुई। पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने एस कृष्णन। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक पीएसबी में एस कृष्णन को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। पीएबी ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने एस कृष्णन को बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बीएसई को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि कृष्णन ने 4 सितंबर 2020 को पदभार संभाल लिया है। वित्त मंत्रालय के तहत वित्त सेवा विभाग ने 3 सितंबर को अधिसूचना जारी कर कृष्णन को पीएसबी का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया। कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक रहे हैं कृष्णन। कृष्णन नवंबर 2017 से मार्च 2020 तक सिंडिकेट बैंक के कार्यकारी निदेशक और अप्रैल 2020 से 3 सितंबर 2020 तक कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक रहे हैं। वह 1983 में इंडियन बैंक से जुड़े थे। पंजाब और सिंध बैंक का हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। बैंक का टैगलाइन वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ है। चलिए नजर डालें कोरोना के आंकड़ों की ओर। कोरोना वायरस लाइव। ओडिशा में मिले 3,543 नए संक्रमित, पीड़ितों की संख्या 1,20,221 हुई। कोरोना वायरस महामारी के मामले भारत समेत दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 86,432 नए संक्रमित मिले हैं और 1,089 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 40,23,179 हो गई है और अब तक 69,561 मौतें हुई हैं। फिलहाल 8,46,395 एक्टिव केस हैं और 31,07,223 लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,65,00,000 के पार 26,510,880 हो गई है। वहीं कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 8,72,000 के पार 872,569 है। ओडिशा में 3,543 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में पीड़ितों की संख्या 1,20,221 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 86,432 नए संक्रमित मिले हैं और 1,089 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 40,23,179 हो गई है और अब तक 69,561 मौतें हुई हैं। फिलहाल 8,46,395 एक्टिव केस हैं और 31,07,223 लोग ठीक हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।